हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीमा मैम आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 9 का हिंदी गद्य खंड का 5वां पार्ट। पंडित श्री राम शर्मा लेखक हैं और इनकी रचना है स्मृति। आज हम इसी के गद्यांश के बारे में देखेंगे कि इसका गद्यांश कैसे किया जाता है, और अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है। तो चलो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा गद्यांश हमें करना है। सबसे पहला हमारा गद्यांश है इस पाठ का, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया हुआ है। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, यानी नारायण का वाहन जिसे हम गरुड़ भी कहते हैं उसके जैसा इन्होंने तुलना किया है। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। झुरे मतलब झाड़े जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था, यानी उन्हें वह बोलने वाला लगता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। अब यहाँ जितना ये रेखांकित अंश दिया हुआ है इसकी हम व्याख्या करेंगे। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। अब इन्हें देखते हैं कि ये किस तरह करने हैं। तो चलो आइए कॉपी में हम देखेंगे। ऐसे डाल लेंगे अध्याय 5 या पाठ 5 स्मृति। लेखक है पंडित श्री राम शर्मा। ये हमने डाल लिया है कि किस अंश की हमें व्याख्या करनी है। जो अंश हमने तुम्हें अभी पढ़ के सुनाया है यानी कि गद्यांश। हम दोनों भाई छोड़ छोड़ के ऐसे डैश डैश करके लिख देंगे, यहाँ पता चल जाएगा कि हमारा पूरा गद्यांश लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ यही हम पहले से लिखते आए हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित स्मृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा हैं। फिर आती है आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक एक घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि एक दिन उसके बड़े भाई ने 3 चिट्ठियां मक्खनपुर डाक खाने में डालने के लिए उसे दी थी। लेखक अपने छोटे भाई के साथ अपने अपने बबूल के डंडे को लेकर घर से डाक खाने की ओर निकल पड़े। लेखक को उस अवस्था में डंडे से जो प्यार था वह इस उम्र में राइफल बंदूक से भी नहीं है। लेखक ने इस डंडे से अपनी रक्षा सैकड़ों बार की थी। जिस प्रकार कई लोग राइफल रखकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी प्रकार लेखक उस डंडे को अपने पास रखकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। लेखक के अनुसार उसका डंडा अब तक अनेक सांपों को मार चुका था। उसका डंडा सांपों के लिए शत्रु के समान था। लेखक ने अपने डंडे की तुलना नारायण वाहन से की थी। नारायण का वाहन गरुड़ होता है और गरुड़ पलक झपकते ही सांपों को मार डालता है। उसी प्रकार लेखक का डंडा भी कई सांपों को मौत की नींद सुला चुका था। लेखक और उसका भाई प्रति वर्ष स्कूल जाते समय गांव और मक्खनपुर के बीच पड़ने वाले आमों के पेड़ से अपने इस डंडे के माध्यम से खूब सारे आम तोड़ा करते थे। अन्य सभी के लिए यह डंडा निर्जीव था, परंतु बबूल का यह डंडा लेखक के लिए जीता जागता मित्र था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बबूल के डंडे की तुलना किन वस्तुओं से की गई है। लेखक ने बबूल के डंडे की तुलना या समानता राइफल तथा नारायण वाहन अर्थात गरुड़ से की है। लेखक को अपना मूक डंडा सजीव सा क्यों प्रतीत होता था। लेखक को अपना मूक डंडा सजीव सा इसलिए प्रतीत होता था क्योंकि मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उस मूक डंडे से आमों को झाड़ा या तोड़ा जाता था। नारायण वाहन का क्या आशय है। नारायण वाहन का अर्थ है विष्णु की सवारी गरुड़, लेकिन यहाँ उसका अर्थ सांपों का शत्रु डंडे से है। आपकी पहली जो गद्यांश था वह पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे गद्यांश दूसरा। ये यहाँ से आपका दूसरा गद्यांश शुरू होता है कि कुएं की पाट लिख ली जाएंगी।
ये आपका, फिर इसमें सबसे पहले संदर्भ आता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित स्मृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता पंडित श्री राम शर्मा है, वही है। अब आती है फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक और छोटे भाई का रोने का कारण था कि चिट्ठियां कुएं में गिर जाने से बड़े भाई द्वारा पिटने घबराहट से लेखक की स्थिति ठीक चूल्हे पर रखी उस पतीली के समान हो गई थी जो बार बार उबाले मारती रहती है और फिर नीचे को हो जाती है। लेखक के मन में भी भावनाओं का तूफान चल रहा था और उनकी आंखों में उमड़ आंसुओं को पलके अपना थोड़ा सा किनारा खोलकर गालों पर लुढ़का या ढलका देती थी। वह जितना अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश करता, उतना ही उनके मन का उफान आंसू बनकर गालों पर बहने लगता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोने के उफान आने का क्या कारण था। लेखक के रोने के उफान का आने का कारण था कि जो चिट्ठियां बड़े भाई ने डाक खाने में डालने के लिए लेखक को दी थी वे कुएं में गिर गई थी। बड़े भाई से पिटने का भय होने के कारण भी लेखक को रोना आ रहा था। यहाँ 2 बार हो गया है, 1 लिख लेंगे आप। लेखक को माँ की गोद की याद क्यों आई। लेखक को माँ की गोद की याद इसलिए आई क्योंकि उस समय केवल उसकी माँ ही थी जो प्यार दुलार करके उसे भयमुक्त कर देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और छोटे भाई के रोने में क्या अंतर था। लेखक का छोटा भाई दहाड़े मार मार कर रो रहा था जबकि लेखक शुबक शुबक कर आंसू बहा रहा था। ठीक, ये आपकी दोनों व्याख्याएं हमने करा दी हैं, ये पूरी हो गई है। आई होप आपकी समझ में आ गई होंगी और आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।